भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। हाँ, मेरा एक सवाल जो है ना वो बहुत जरूरी है मुस्लिम भाइयों से। लोगों को मुसलमानों का नाम लेने में शर्म आती है, वो लोग संख्या बताते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो तमाम नेता आपके बीच वोट मांगने आ रहे हैं, सीए एनपीआर एनआरसी पे कहां थे लोग? जब सीए एनपीआर एनआरसी पे यहाँ 20 कत्ल हुए थे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, सरकार के इशारे में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या था, जिस दिन मैं जमा मस्जिद की आजादी सीढ़ियों पे आपके लिए लड़ रहा था, उस दिन 20 कत्ल हुए थे। एक नेता आपने घर आया हो और उसने आपकी लड़ाई लड़ने को बताया। मैं कोई एहसान नहीं किया मैंने, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं मैंने क्यों किया। जब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में संविधान सभा जाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो जब मनुवादियों ने उनको हरा दिया तो इस देश के मुसलमान भाइयों ने अपनी सीट खाली करा के खुलना से उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिता कर भेजा। उसके बाद उन्होंने संविधान लिखा। ये जो एहसान हमारे ऊपर है, हम लोग एहसान फरामोश लोग नहीं है, ये जो एहसान हमारे ऊपर है उस एहसान को चुकाने के लिए चुकाएंगे। जो सुरक्षा की भावना यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं देश में बनी हुई है, उसको खत्म करने का काम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग करेंगे। ये बताने के लिए बुलंदशहर आया। अभी बागपत की घटना भूले नहीं होंगे। देखिए, देश में मैं संविधान की बात करता हूँ। इस देश में संविधान है और संविधान में आर्टिकल 25 और 26 है जो सबको धार्मिक आजादी देते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी हो। लेकिन अभी सिर्फ अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए बागपत में एक दरोगा जी हैं, उन्होंने खत रख लिया था सुन्नत। कप्तान साहब ने कहा कटवानी पड़ेगी। मैं ये पूछता हूं, ये कौन सा कानून है जो किसी को बेबस करता है? जब धार्मिक आजादी है, जब सिख भाई पगड़ी बांध सकता है, दाढ़ी रख सकता है, जब आप तमाम लोग देश के प्रधानमंत्री योजना के तहत इतनी बड़ी दाढ़ी रख सकते हैं, तो फिर उस भाई से शिकायत क्यों? उनको लगा, देखो कारण बताता हूं, उनको लगा कि मुसलमान विरोध करेगा, लेकिन यहाँ का मुसलमान बहुत समझदार हो चुका है। उन्हें लगा कि विरोध करेगा, उनका जो पोलराइजेशन का जो बंटवारे की राजनीति है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन उन दरोगा जी ने अपनी खत कटवा ली और कहा कि सामने ड्यूटी पे आ गया, आप मुझे बहाल कर दे। बड़े गौर से सुनना, जब चुनाव होता तो कहा जाता है कि भाई जो मुसलमान भाइयों के स्पेशल कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हमको उसे वोट देंगे। और इसी बात पे आप पिछले 72-71 साल से खड़े हो। जिसका मन आता है आपको ढोलक बना के रखता है, चुनाव से पहले वोट देता है और चुनाव के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री से आपसे पूछता है, मैंने कहा था मुझे वोट दो, आप तो बीजेपी को हरा देंगे, मुझे वोट दे देंगे। आप ईमानदारी से सोचिए, बुलंदशहर का उपचुनाव हम 8 सीटों पे तो नहीं लड़ रहे, हम कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं? यूपी में 1 सीट पे। ये उपचुनाव है, इस सीट से तो सरकार नहीं बनेगी, सरकार गिरेगी भी तो नहीं सीट से। आप ये कहते तो भाजपा को हराएगा, उसे वोट देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपके लिए लड़ेगा, अगर आप उसका साथ नहीं देंगे तो कौन आपके साथ ईमानदार से खड़े होकर लड़ेगा? आप बताइए। वोट सिर्फ कोई अभाव प्रभाव का खेल नहीं है। वोट का अधिकार आपको इसलिए मिला है कि आप अपनी गुलामी से मुक्ति ले सके। और ये जो सरकार वर्तमान में बैठी है, नौजवान यहाँ खड़े हैं, इनके माँ बाप ने इनको पढ़ाया, ये सपना देख के कि हमारे बच्चे सरकारी नौकरी करेंगे, और इन्होंने सारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया पिछले दरवाजे से कि ना तो रिजर्वेशन ना रहेगा, ना जाटा का, वाल्मीकि का, पासी का, धोबी का या मुसलमान का बैकवर्ड मुसलमान का बच्चा नौकरी करेगा। इन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ानी है। फैसला आपको लेना है कि आप कब तक इस डर में वोट देते रहेंगे, जब ये तय करेंगे कि जो आपके लिए ईमानदार से लड़ रहा है उसके हाथों को मजबूत कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि आने वाले जो खतरे बढ़ रहे हैं वो खतरे
हो जाएंगे। बाबा साहब ने संविधान तब लिखा जब उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मौका मिला, वो सदन में गए और उस संविधान को खत्म करना चाहते भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ सहयोगी दल जो सीएम प्यारे नरसिम्हन का समर्थन करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे शोभा नहीं देता। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो क्या आपको आजादी रहेगी इस देश में? कोई आपको अगर वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, कोई आपसे वोट मांगने आएगा आपके घर? कोई आपको सम्मान देगा क्या? जब आपकी नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों से वोट मांगने को आएगा, बताइए मुझे। समझ रहे ना? चीजों को गंभीरता से समझिए। यहाँ पर माहौल भी खराब किया जाएगा, यहाँ पर एक ऐसा परसेप्शन भी बनाया जाएगा, एक ऐसी भूमिका भी बनाई जाएगी कि बीजेपी का मुकाबला तो उससे, बीजेपी का मुकाबला तो इससे। मैं तो कह रहा हूं कि आज की भीड़ ये गवाही दे रही है कि बीजेपी मुकाबले में है ही नहीं। अगर मुकाबले में कोई है तो आजाद समाज पार्टी है, और अगर मुकाबले में कोई है तो भी आजाद समाज पार्टी है। अगर आजाद समाज पार्टी के लोग ईमानदारी से काम करते रहे, अगर आपने काम, जैसे मैंने कहा कि मुकाबले में आजाद समाज पार्टी है, अगर आप काम करते रहे तो फिर किसी से मुकाबला नहीं है। अगर आपने काम को कमजोर कर दिया तो फिर मुकाबला आपका खुद से रहेगा। ये तो आपको तय करना है कि इनके एजेंडे में नहीं जाना। इस बार ये बताओ, अगर वो माहौल खराब करेंगे, तुम एकता में बंटवारा करोगे, करोगे, एकजुट करोगे, तो नाम करके बताओ। मैं अब पेशा दलित समाज के भाइयों से बात करना चाहता हूं, बहनों से, माताओं से। आपके बल का कोई सरोकार है किसी पे? आज के दिन मैं निराश हुआ था जब हमने संत चतुर रविदास जी महाराज का गुरुगढ़ तोड़ा गया था, दिल्ली में आंदोलन किया था, पूरे देश से लोग आए थे, यहाँ वो लोग भी खड़े हमेशा जेल गए थे। आज मैं 2 महीने बाद गया हुआ था, आज ही का दिन है, आज फिर मैं आपके बीच में हूँ। आपको तय करना कि आपको नेता कैसा चाहिए। वो नेता जो ट्विटर पे बैठ के आपके लिए ट्वीट करेगा, या वो नेता जो सड़क पर आपकी लड़ाई लड़ेगा, ये आपको तय करना है। आपको ये भी तय करना है, अपना इतिहास याद करो। 2 अप्रैल में आप लोग सड़कों पे आए, अभी तो सरकार झुकी थी या ट्वीट करने से झुकी थी? पूरी ईमानदारी से बताना, कैसे झुकी थी? जब आप सड़क पे आए तब झुकी थी ना? जब हजारों लोगों ने मुकदमे लगवाए तब झुकी थी ना? जब 15 लोगों की जान गई, शहादत हुई, तब झुकी थी ना? जिस तरह 2 अप्रैल में घर से बाहर निकल के आए थे ना भाई, इसी तरह आज के बाद 3 तारीख तक अपने घर से बाहर रहिए और उसी ताजगी के साथ ईमानदारी से काम करिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो प्रत्याशी है वो इतनी बड़ी संख्या से जीतेगा कि उत्तर प्रदेश में भी देश में हलचल हो जाएगी कि ये क्या नया समीकरण है। पिछले 10 सालों में पूरी ईमानदारी से बताए, बीमार नहीं कराओ, कोई पार्टी है जो आपके अधिकारों के लिए सड़क पर आई हो? अगर आई हो और मैं गलत हूं तो मुझे बता दो, फिर मैं अपनी बात को वापस ले लूं। आई है क्या? देखिए, एक सवाल है, आपसे नहीं है, सिर्फ सवाल कि मौत के बाद जिंदगी है या नहीं। सवाल यह है कि मौत के बाद जिंदगी है नहीं, और सवाल यह है कि जिंदगी से पहले आप, मरने से पहले आप जीवित थे या नहीं। अगर आप मरने से पहले जीवित रहेंगे तो आपकी जिंदगी का कोई अमल नहीं, कोई भरोसा नहीं। मैंने बचपन में बाबा साहब की लाइन पढ़ी थी, सेंटेंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, सुनना चाहेंगे आप उस लाइन को? कि जिंदगी जीना कोई बड़ी बात नहीं है, जिंदगी जीना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि स्वाभिमान से जीना। किससे जीना? जिंदगी को तमाम लोग जीते हैं, लेकिन जो स्वाभिमान से जीते हैं, जो टकराते हैं, उनका इतिहास लिखा जाता है, उनको लोग याद करते हैं। भागने वालों का, माफी मांगने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता। ये चुनाव आपके संघर्ष का, आपके बलिदान का, आपके नए फैसले का चुनाव।
और हमारी मूवमेंट है लेकिन जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उसके साथ साथ जितना संघर्ष भारी, जो जितना संघर्ष हमारे साथ खड़ा होकर करेगा उसको भी उतनी जो है हिस्सेदारी, जिम्मेदारी दी जाएगी। और आने वाला कल जो है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति पे चलेगा। क्योंकि माननीय काशीराम साहब ये कहा करते थे कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन। हमें ना बिकने वाला समाज तो बनाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ना झुकने वाला और ना डरने वाला समाज भी इस देश में बनाना है। क्योंकि जब तक हमारे लोग सुरक्षा की भावना में जीते रहेंगे वो काम ही नहीं कर पाएंगे जिस ऊर्जा के साथ वो काम करना चाहते हैं। अगर आप जिंदा हैं तो आपको जिंदा नजर आना पड़ेगा, वरना ये दुनिया आपको मरा हुआ मानकर मिट्टी में दफना देगी। ये बात याद रखिएगा। मैं अब मेरा वो सवाल है जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा था, पूछूं या ना पूछूं, पहले बताओ। दोनों हाथ उठा के बताओ, पीछे वाले से पूछूं या ना पूछूं? पूछूं? हर एक नौजवान के जो नौजवान खड़े हैं उनके सपने, और ऐसे ही सपने थे मेरे कि पढ़ लिख के बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार दिए हैं, मैं कोई नौकरी करूंगा और उससे अपने परिवार की और समाज की सेवा करूंगा। लेकिन समय बदलता चला गया। जो मैंने सेंटेंस आपसे कहा कि स्वाभिमान से जीना, और जो अत्याचार जुल्म जाति मैंने देखी, चाहे वो हरियाणा में हुई हो या रमन वाल्मीकि भाई की हत्या की गई हो या और तमाम मामले, चाहे बुलंदशहर इस बात का गवाह है कि जब यहाँ भूड़ चौराहे के पास एक हमारी बहन को और उसकी मौसी को जो है गाड़ी से कुचल दिया गया था, मैं यहाँ आया था। आप लोगों को याद होगा, बुलंदशहर के लोगों के ध्यान में होगा। मैंने प्रशासन को कहा था कि ऐसे गुंडों अपराधियों को समझा दो, लेकिन क्योंकि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम सब जाना जानते हैं। जो अधिकारी कर्मचारी हमारे लोगों को छुट्टे मुकदमे कर रहे हैं ना, सरकार के इशारे पे मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि ये सत्ता है, बदलती रहती है। आपको नौकरी यही करनी है, प्रदेश छोड़ के आप नहीं भागोगे भाई, नहीं रहोगे। जो कानूनी काम है वो करो, गरीबों को मत सताओ। जिस उम्र में क्रिकेट का बल्ला एक नौजवान के हाथ में होता है ना, जब वो दोस्तों के साथ परिवार के साथ मौज मस्ती करता घूमता है, उस उम्र में कड़ियां लगी हैं आपके भाई को। कोई ऐसा दर्द, कोई ऐसा सितम, पुलिस की लाठियां, कोई ऐसा जगह नहीं है कि पीठ पे जो ना हो। और ये लाठियां उनसे खाई है जिनसे समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि संघर्ष उनसे ही है। मैं जानना चाहता हूं क्या मेरे संघर्ष की कोई कीमत है या नहीं है? जो लाठियां मैंने खाई और जो मैंने निर्णय तब लिया कि अब किसी नौजवान को लाठी ना लगे, तो मुझे अपने समाज की गैरंटी करने मजबूर करनी है, उनको मजबूत करके उनको सत्ता में स्थापित करना है। इतने दिन का जीवन देखा आपने मेरा, मेरी एक गलती आप बताइए कि आपने स्वाभिमान के साथ यहाँ समझौता किया, चंद्रशेखर आपने गुनाह किया। अगर आप एक गलती बताएंगे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसकी सफलता को रोका नहीं जा सकता, उसके ऊपर सिर्फ आरोप लगाए जा सकते हैं। मैंने चैलेंज किया था अभी योगी नाथ जी को भी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब हाथरस का मामला हुआ, उन्होंने कहा कि 100 करोड़ की फंडिंग हुई है। 100 करोड़ की फंडिंग में मॉल गिराने की, मैंने कहा कि अगर आपने 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में दिखा दिए, मैं एक ईमानदार दलित का बच्चा हूं, जाटव का बच्चा हूं, वाल्मीकि का बच्चा हूं, अगर 1 लाख रुपए आपने मेरी अकाउंट में दिखा दिए तो मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगर आप 1 रुपए का आरोप साबित कर दो तो मैं जिंदगी में समाज को शकल नहीं दिखाऊंगा। मेरा दोस्त क्या है, मैं अपने समाज से जानना चाहता हूं, अपने पूरे बहुजन समाज से जानना चाहता हूं कि मेरा दोस्त क्या किया। ये कि मैं न्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मैं आपके ऊपर जुल्म नहीं देख सकता हूं, और मैं कभी चुप नहीं रहता। अगर ये मेरा दोस्त है तो आप सीधा आपके सामने आप मुझे गोली मारो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि
इस देश में ना बिकने वाला समाज बने और आने वाले कल में गरीबों के बच्चे भी विधानसभा लोकसभा जाए और इस देश में बहुजन समाज का राज आए, तो आपको दोनों हाथ उठा के तुरंत से सीट को मुझे समर्थन करना पड़ेगा और मेरे भाव को मजबूत करना पड़ेंगे। मैं ये बहुत बड़ी जिम्मेदार से कह रहा हूं, तमाम तरह के लोग आएंगे आपके बीच में और तमाम तरह की बातें करेंगे, तमाम तरह के आरोप लगाएंगे। उनसे कहना मैं आपको अपना मालिक, अपना जो है अभिभावक, अपना गार्जियन बनाता हूं कि एक कमी चंद्रशेखर में दिखाओ। आरोप को कोई लगा लेगा, आरोप को मीडिया के लोग तमाम लगा लेते हैं। देखा है नहीं देखा आपने? जब मैंने कुछ मीडिया के चैनलों पे मुकदमा दर्ज कराया, नोटिस भेजा, तो उन्होंने कहा नहीं फंडिंग नहीं हुई है, भीम आर्मी का कोई रास्ता नहीं था। समझ रहे हैं? देखिए मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं, आप जिम्मेदार हैं। हर घर का एक सपना है। बाबा साहब ने सपना देखा था कि एक वोट और उसकी बराबर वैल्यू, चाहे राष्ट्रपति की हो चाहे गरीब मजदूर की हो। आप मुझे बताइए कि इस लोकतंत्र में आपको क्या मिला? लोकतंत्र में जो जिम्मेदारी होती है कि रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा सरकार आपको देगी। आप ये मुझे बताइए क्या ये आपको मिली? आज भी हमारे लोगों पे अत्याचार होते हैं, कभी मोबलिंची होती है, कभी हत्याएं होती है, कभी रेप होते हैं। इसके जितने जिम्मेदार वो लोग हैं उतने जिम्मेदार आप लोग भी हैं। अगर आप हमेशा बढ़ते रहोगे टुकड़ों में तो याद रखना कि तुम्हारा राज भी नहीं आएगा, तुम्हारा आने वाला कल नहीं सुधरेगा। बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता वो चाबी है कि जो सारे दुख दर्द दूर कर देते हैं। मैं आपसे जिम्मेदारी देता हूं। आपने लोगों को 20-20 साल दिए, 4-4 योजनाएं दिए। आप अपने भाई को, इस टीम को, जो तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, आप मुझे एक मौका दो। जैसे मैंने कहा कि बुलंदशहर से सरकार ना बनेगी ना बिगड़ेगी, लेकिन आपने अगर आपकी हक की लड़ाई लड़ने वालों को मौका दिया, गुंडे बदमाशों को छोड़ के हाजी अमीन को मौका दिया। ये हाजी अमीन नहीं लड़ रहा है, ये चंद्रशेखर आजाद लड़ रहा है। वोट के लड़ने का काम है। अगर राहुल अमीन साहब मैंने किसी गुंडे माफिया को प्रत्याशी नहीं बनाया। मैंने एक ईमानदार आपके बीच के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया। क्या ये गुनाह है? आप हाजी अमीन को जिता के बुलंदशहर विधानसभा से विधानसभा के पटल पे लखनऊ भेजोगे या नहीं भेजोगे? दोनों हाथ उठा के बता दो। ऐसा ना हो कि कल हाजी अमीन कहे कि भाई मेरे अपने लोग के साथ थे लेकिन चंद्रशेखर समाज आपके समाज के साथ छोड़ गए। मेरी माताएं बहनें जरा दोनों हाथ उठा के बता दो। पीछे तक क्या होगा परिणाम? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। देखिए सिर्फ सांसों का रुकना जो है मौत नहीं होती। जो समाज अपने ऊपर हो रहे अत्याचार, जुल्म, जाति को बड़े करीब से देखता रहता है और चुप रहता है, वो भी मरा हुआ होता है। क्या आप मरा हुआ समाज हो? क्या आपका स्वाभिमान कमजोर पड़ गया है? क्या आपको कोई झुका सकता है? क्या देश का बहुजन गुलाम बना रहेगा? क्या देश का बहुजन शासक नहीं बनना चाहता है? क्या 5 साल धूप में मेहनत में काम करने वाला नौजवान नहीं चाहता है कि उनकी सरकार आए? चाहता है नहीं चाहता है? तो ये समय तुम्हें बुला रहा है, समय की मांग है। आज क्या तारीख है? क्या तारीख है? चुनाव किस तारीख में है? आज के बाद क्या शुरू होगा? यहाँ मान स्वाभिमान का संघर्ष क्या शुरू होगा? जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? तो मेरी दरखास्त है आप तमाम लोगों से कि अगर आप चाहते हैं कि देश में वास्तविक लोकतंत्र आए, आप चाहते हैं कि देश में कमजोरों की, गरीबों की, दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की भागीदारी का राज आए, तो आपका
पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा और आपकी दी हुई एक एक वोट इस भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में भी और केंद्र की सरकार में के ताबूत में आखिरी कील जो है ठोकने का काम करेगी। 3 तारीख को बात याद रखेंगे। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से जो आज की सभा के अध्यक्ष हैं कुछ नाम पर भी गया देखो मेरी मान लिया करो तुम लोग, तुम्हारा जोश बहुत जायज है लेकिन मेरी बात मान लिया करो, ठीक है। अहमद रिजवी साहब, वसीम साहब, नदीम चौधरी जी, प्रधान फुरकान जी, कामरान जी, कमलेश भारती जी। अच्छा 5 मिनट आप लोग ध्यान से अपनी जगह पर एक ज्वाइनिंग करानी है और फिर मैं आदरणीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी से जो आज की सभा के अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें आज की सभा का जो है। अच्छा जो लोग ज्वाइनिंग करने वाले हैं उनका दोनों हाथ उठा के इस्तेमाल कीजिएगा। महेंद्र वाल्मीकि जी, ये मेरी बहन है अर्चना गौतम, जिस दिन से चुनाव की तैयारी शुरू की यही काम कर रही है और हमारे तमाम जो है नेता यहाँ बैठी हुई है उनका भी दोनों हाथ उठा के जो है सम्मान कर दीजिए। ये हमारी बहन है जो शाहीन बाग के आंदोलन को लड़ रही थी और तमाम तरह की मुसीबतें सही आज आपको सहयोग देने और आपसे दरखास्त करने के यहाँ पहुंचे, इनका दोनों हाथ उठा के धन्यवाद करें। महेंद्र वाल्मीकि जी वो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। चुन्नू कैसी जी 20 साल से समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी छोड़ के आजाद समाज पार्टी का ज्वाइन कर रहे हैं। यामिन चौहान जी खुर्जा से, ये भी 20 साल से समाजवादी पार्टी में थे, आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जय सिंह जी पूर्व प्रमुख है अगोता से, ये बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा भाजपा से छोड़ के ज्वाइन करें, वहां पे जाता ये बहुत मजबूत है, आजाद समाज के जिम्मेदार प्रमुख हैं हमारे और अब ये आजाद समाज पार्टी में पूरे सम्मान से कार्य करेंगे। सरोज रानी जी हैं जो शिवसेना छोड़ के नगर अध्यक्ष पद से छोड़ के जो है आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे कमाल मुर्तजा जी पूर्व जिला मुखिया सदस्य जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के आज आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हाजी नूर मोहम्मद जी हैं, ये भी आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। किसान यूनियन में बसपा को छोड़कर जो है कामरान साहब जो है वो आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। नवाब अली जी पूर्व जिला पंचायत से, ये भी आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हाजी हकीम बुलंदशहर, ये भी आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये सिमरन मेवाती जी हैं जो बसपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष थी, वो आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रही है। महेंद्र वाल्मीकि जी है, सुंदर पाल जाट जी हैं और हाजी इब्राहिम जी है। संदीप वाल्मीकि जी भी जो है आज आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। महेंद्र वाल्मीकि जी जो है उनको 4 बार विधायक है, उनके छोटे भाई हैं ये। और अयूब सैफी जी भी बीजेपी छोड़कर आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हाजी सफीर वैसी जी भी। मैं तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि आपके मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा और आपको पूरा मान सम्मान आजाद समाज पार्टी मिलेगा। मैं आदरणीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो आ जाए और आज की सभा का जो है वो समाप्त करें और आज की सभा को समाप्त करें और अपना अभिभाषण करें।
जैसा लोग